हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशू किया है फॉर बिजनेस स्टडीज़ फॉर द सेशन 22-23। आपको पता ही है सैम्पल पेपर हमेशा एक यूज़फुल गाइडलाइन रहती है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, ऑफ हाउ द फाइनल पेपर कुड बी लाइक। एंड ये एक अच्छा प्रैक्टिस का भी सोर्स है। जैसे लास्ट 2 ईयर से कोविड की वजह से सिलेबस रैशनलाइज हो गया था, कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए थे, बट नाउ दोज टॉपिक्स आर ऑल्सो इन द सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ प्लान्स, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन बैरियर्स अंडर डायरेक्टिंग। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता ही है 3 आवर्स का पेपर है, 80 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल वाइवा है। So 1 markers है आपके 20 questions, right? Then 3 markers 4 questions, 4 marks के 6 questions और 6 marks के 4 questions। तो ये टोटल 80 marks का आपका पेपर हो जाता है। तो आप देखेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे, और मैं एनसीईआरटी से भी आपको दिखाऊंगी दैट हाउ यू कैन एक्चुअली डिराइव द आंसर। ओके, तो जैसे यहाँ पर ऋषभ joined an entertainment company Avatar as a creative head. As a manager looking after the creative unit of the company, one of the functions he has to perform is the process of organizing. Okay, organizing is one of the functions that he has to perform. Which step of the process will he need to perform after identifying and dividing the work that has been done in accordance with previously determined plans? I think this is easy. Organizing का process आप पढ़ते हैं। First is identification and division of work, departmentalization, assignment of duties and establishing reporting relationships. तो identifying and dividing the work के बाद वो कौन सा step करेगा? That is simple departmentalization. So once the work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. This grouping process is called departmentalization. Okay, which characteristic of the business environment is highlighted when changes are taking place too frequently and it becomes difficult to predict the future? तो यहाँ पे characteristics of business environment हमें पता है ये होते हैं। इसका हमने निमोनिक बनाया हुआ है, सिट इन कार एंड गो टू डी यू। सो लाइक स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, डायनामिक एंड अनसर्टेनिटी। तो चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है। डेफिनेटली इसका आंसर है अनसर्टेनिटी। आई शो यू द एग्जैक्ट लाइन गिवन इन द एनसीईआरटी, जिससे आपको ये भी पता लग जाता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। So here changes are taking place too frequently, इसलिए फ्यूचर में क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस इज अनसर्टेनिटी, राइट चैम्स? आई होप दिस इज क्लियर। देन Arohan Limited is a company manufacturing automobiles where division of work into key areas includes production, purchase, marketing, accounts and personnel. Which of the following is a disadvantage of the organization structure of Arohan Limited? तो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। जब हम अपने काम को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज लाइक प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट? इतना तो आपको पता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रहे हैं, अब उसका हमें कोई डिसएडवांटेज बताना है, राइट? इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, नहीं। अगर देखें तो डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो दिस इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ द स्ट्रक्चर दैट दे आर फॉलोइंग। Managers may gain power and assert independence and ignore organizational interests. ये तो आप देख सकते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज होता है दैट मैनेजर में गेन पावर एंड इन अ बिट टू असर्ट हिज इंडिपेंडेंस में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो ये भी डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है, ना कि फंक्शनल का। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। ये तो अच्छी बात है, ये तो एडवांटेज होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, बट वो तो डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं। Heads do not get training for top management positions. Yes, this is correct. जो functional heads होते हैं ना, क्योंकि उनको सिर्फ अपने फंक्शन या अपने डिपार्टमेंट की ही नॉलेज होती है, इसलिए उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती फॉर हायर पोजिशंस। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट पर जाओगे आप तो आपको सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सो येस, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर विच दिस कंपनी इज फॉलोइंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड पिक्चर आपको दी हुई है, और ये पिक्चर भी आपकी एनसीईआरटी से है।
एंड यू नो व्हाट, क्लास में मैं बच्चों को भी जब टेस्ट में क्वेश्चंस देती हूँ, सो आई ऑल्सो पिक अप लाइक पिक्चर्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आस्क अ क्वेश्चन related to that. So this picture is given here, that women are working more and more nowadays in corporate, basically working as a part of economic activities. तो इसमें वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? Similar picture is there in your NCRT, you saw that. Identify the dimensions of the business environment illustrated by the picture given above, in which Sapna, who has joined the workforce recently, is working on an accounting software. So more and more women are working. ये होता है हमारा social environment. राइट लोगों की सोच बदल रही है, पीपल आर बिकमिंग मोर प्रोग्रेसिव, मेन आर बिकमिंग मोर प्रोग्रेसिव, सोसाइटी इज बिकमिंग मोर प्रोग्रेसिव, सो दैट इज डेफिनेटली सोशल. और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे वो वर्क कर रही है, सो दिस इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट? सो द आंसर इज टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल. आई थिंक दिस इज इजी फॉर यू. ओके, आगे चलते हैं. Identify the reason which makes management important in the light of the fact that it is generally seen that individuals in an organization resist change, as a change often means moving from familiar secure environment to a newer and a more challenging one. As it is line आपकी NCERT में दी हुई है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो जनरली चेंज से कतराते हैं, बचते हैं, दे डू नॉट लाइक चेंज, क्योंकि चेंज का मतलब होता है एक फेमिलियर एनवायरनमेंट से एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जाना. तो पीपल मोर और लेस रेजिस्ट चेंज, बट मैनेजमेंट की मदद से हम उनकी ये रेजिस्टेंस कम कर पाते हैं. सो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. आई शो यू दिस लाइन इन योर एनसीईआरटी. मैं जहाँ पे भी हो सकेगा आपको लाइन शो करूंगी एनसीईआरटी से, सो दैट यू नो कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा होती है इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज द लाइन. Individuals resist change as it often means moving from familiar secure environment to a more challenging one. The point was management creates a dynamic organization. Okay. The government of India made an announcement regarding demonetization of the Indian economy on 8th November 2016 with profound implications for it. The process, which put restrictions on convertibility of domestic money and bank deposits, was meant to create a less cash economy or cash light economy. One argument against the cash light economy is that, तो जैसे demonetization is one of your topics in your chapter called business environment, तो इसमें हम बात करें दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ कैश लाइट इकोनॉमी, जहाँ पे कैश की रिक्वायरमेंट कम से कम हो एंड वी आर प्रोबेबली यूजिंग प्लास्टिक मनी एंड ई वॉलेट्स, राइट? तो कोई एक आर्ग्यूमेंट जो कैश लाइट इकोनॉमी के अगेंस्ट है. इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ प्री रिक्विजिट. यस, आपको इंटरनेट चाहिए कैश लाइट इकोनॉमी के लिए, जैसे वी आर यूजिंग ई वॉलेट्स, पेटीएम, गूगल पे, सो वी नीड इंटरनेट फॉर इट. एंड इट इज अ प्रॉब्लम कि सबके पास इंटरनेट नहीं है. दिस इज एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कैश लाइट इकोनॉमी. बट आगे भी पढ़ते हैं. मोर पीपल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी. ये तो पॉजिटिव है, ये तो फेवर में हुआ ना पॉइंट, इसको आप अगेंस्ट थोड़ी कह सकते हो. फाइनेंशियल सेविंग विल इंक्रीज, ये भी फेवर का पॉइंट है, ये अगेंस्ट नहीं है. टैक्स इवेजन विल बी रिड्यूस्ड, टैक्स की चोरी कम होगी, ये भी फेवर में है, अगेंस्ट नहीं है. So the point which is against the cashlight economy is definitely internet connectivity is a prerequisite, और सब लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता है. इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं डीमोनेटाइजेशन वाले टॉपिक में. डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए सेल फोन्स चाहिए, और जो सेलर्स हैं उनको भी कुछ मशीन्स चाहिए, और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए. सो दिस इज लाइक अ पॉइंट विच इज अगेंस्ट द कैशलाइट इकोनॉमी, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बेनिफिट्स ज़्यादा है, राइट? आगे चलते हैं. सो दिस इज एन एक्चुअल न्यूज़. एयरलाइंस विल बी एबल टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ लोअर प्राइसिंग टू कस्टमर्स ऑन सेक्टर्स और राउट्स ड्यू टू अ डिसीजन ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू रिमूव प्राइस कैप्स फ्रॉम August 31. तो अब जो एयरलाइन कंपनीज है वो अपने आप से प्राइस डिसाइड कर सकती है. पहले गवर्नमेंट के कुछ कैप्स थे जो फॉलो करने पड़ते थे. दिस कैन हेल्प एन एयरलाइन टू डू बेटर परफॉर्मेंस if they take early decisions regarding future courses of action after understanding and doing analysis. Basically पूछ क्या रहे हैं, they're asking about the importance of business environment. तो importance of business environment जैसे आपको पता है क्या होता है,
helps in tapping useful resources, identifying opportunities and getting the first mover advantage, identifying threats and early warning signals, better performance, planning and policy formulation, helps in coping with rapid changes. Okay, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि which of the importance of business environment is not highlighted above. तो देखो यहाँ पे better performance है, तो ये वाला तो highlight हो रहा है, it helps in improving performance. अर्ली डिसीजंस है, तो ये वाला भी आइडेंटिफाई हो रहा है, इट हेल्प्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज बिकॉज यू टेक अर्ली डिसीजंस एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज एंड टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन से पता लग रहा है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो विच ऑफ दीज इज नॉट हाईलाइटेड, तो इसका आंसर है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, राइट. ओके, एलो अ मोबिलिटी platform is in the process of laying off 400 to 500 employees in a move aimed at driving cost efficiency. तो ये कंपनी सोच रही है कि हम 400 to 500 लोगों को जॉब से निकाल देंगे ताकि कॉस्ट बच सके. Which objective of management will the firm not be able to achieve by carrying out this process? तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जिसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. तो देखो प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि कॉस्ट बचा रहे, सर्वाइवल भी हो ही जाएगा, एफिशिएंसी भी अचीव हो जाएगी. वैसे एफिशिएंसी एज सच कोई अलग से ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट एफिशिएंसी भी अचीव हो ही जाएगी गोइंग बाय दिस वर्ड. कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं आप इससे अचीव कर पाएंगे, दैट इज सोशल, क्योंकि सोशल में क्या होता है, क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी. आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म कर रहे हैं या क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव आप पूरा नहीं कर पाएंगे बाय कैरिंग आउट दिस प्रोसेस, राइट. ओके, आगे चलते हैं. यहाँ पे हमें बताना है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जैसे आपको पता है 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. उसमें से कोई फंक्शन होगा, देखते हैं अभी, और उसका कोई फीचर बताना है, कैरेक्टरिस्टिक. Radha started a home-cooked food delivery dabba service. Her mother, who is a great cook, decided to help her. They relied on friends and family for orders and then on word of mouth. As a step in the process of ensuring that activities are performed as per her plan of supplying healthy, good quality, reasonable food and earning profit, she decided to keep both qualitative and quantitative benchmarks towards which she would strive to work. यहाँ पे देखो आप बता सकते हो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स के बारे में आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा है, कंट्रोलिंग में, जिसका पहला स्टेप होता ही यही है इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग के बारे में. दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन हाईलाइटेड. तो अब इसका कोई एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताना है. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नो, दैट्स नॉट राइट. वो तो प्लानिंग होता है प्राइमरी फंक्शन. इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नो, do not say that it is the last function because it brings back the management cycle back to the planning function. तो ये चलते रहते हैं. मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और फिर से प्लानिंग. तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं होता है. अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा. इट इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग. यस, दिस इज करेक्ट. देखिए कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है. कैसे? कंट्रोलिंग इज द पोस्ट मॉर्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, कि जो होना था हो चुका, अब हम चेक कर रहे हैं कि हमने क्या गलतियां की है. सो वी आर लुकिंग बैक, राइट, पोस्ट मॉर्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज. एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि ये डेविएशंस हुई हैं, इनको आप करेक्ट करो ताकि फ्यूचर परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हो सके, फ्यूचर में हम अपने गोल्स अचीव कर पाए. सो इट इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग. दिस इज द करेक्ट फीचर. और आगे अगर पढ़ ले, इट इज रिक्वायर्ड ओनली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. नो, ऐसा नहीं है. इट इज परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. सो द करेक्ट आंसर इज सी. ओके ओके, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यू नो दैट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में से कोई आंसर होगा.
Raman and Vasudev were two employees who were embezzling an import-export company in Varanasi. Embezzling मतलब वो कुछ चोरी कर रहे थे, steal कर रहे थे money, where they were working. The finance manager of the company, Sampat Singh, became suspicious of the two employees when he realized that their activities were not being performed as per the plans. He installed a software program that could secretly log every single stroke of the suspect's computer keys and send an encrypted email report to the cyber police. The police were able to catch the two dishonest employees red-handed and arrest them. This is controlling. आप controlling chapter में पढ़ते भी हो like installing closed circuit television CCTVs ताकि आप देखो कि employees ठीक से काम कर रहे हैं, कोई dishonest behavior तो नहीं है उनके part पे. This is also studied under importance of controlling जहाँ हम पढ़ते हैं ensuring order and discipline कि dishonest behavior को हम minimize कर सकते हैं by keeping a close check on their activities. तो definitely this is कंट्रोलिंग. यहाँ पे आप इस केस को भी पढ़ सकते हो टू गेट अ बेटर आइडिया. एक्चुअली ये केस स्टडी इसी केस में से ही उन्होंने फ्रेम की हुई है, समथिंग रिलेटेड. ओके, name the outcome of the function of management. Outcome of the function, which includes designing of roles to be filled by suitably skilled people and defining the interrelationship between roles so that ambiguity मतलब confusion in performance of duties can be eliminated. तो options है organization structure, delegation of authority, decentralization और controlling. देखो, सबसे पहले तो आप स्मार्टली सोचिए, अगर वो फंक्शन का आउटकम पूछ रहे हैं तो कंट्रोलिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो खुद में एक फंक्शन है, फंक्शन का आउटकम नहीं है. अब बाकी तीन में से तीनों ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. सो लेट मी शो यू एनसीईआरटी से पढ़ना क्यों मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप देख सकते हैं ये लाइन एज इट इज उन्होंने यहाँ से पिक की है. The organizing function leads to creation of an organizational structure which includes the designing of roles to be filled by suitably skilled people. देखो वैसे भी आप सोच सकते हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जैसे हम डिपार्टमेंट्स फ्रेम करते हैं या डिविजन्स फ्रेम करते हैं तो हम देखते हैं कि ओके किस टाइप के लोग हमें चाहिए उन डिपार्टमेंट्स में और उनके आपस में कैसे रिलेशनशिप्स होंगे, हाउ विल वी ब्रिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अमंग डिफरेंट डिविजन्स. तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. और देख सकते हैं ये लाइन एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में है, तो इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू स्टडी प्रॉपरली एंड टू गो थ्रू द sentences from your NCERT, right? So the correct answer is definitely organization structure. चलिए आगे देखते हैं. सो वी हैव टू स्टेटमेंट्स, इसमें से हमें बताना है विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स. Transportation helps in creating time utility and warehousing helps in creating place utility. No, this is not a true statement. Actually, warehousing helps in creating time utility. जिसका मतलब होता है कि हम अपने गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर करते हैं ताकि वो खराब ना हो और कुछ टाइम बाद भी उनमें यूटिलिटी बनी रहे, यानी बेसिकली गुड्स खराब ना हो. सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, इग्नोर दिस क्रॉस साइन. Warehousing refers to the act of storing and assorting products in order to create time utility in them. तो ये एक false statement हो जाती है. Then the process of classification of products into different groups on the basis of their important characteristics is known as standardization. No, actually this is known as grading. तो ये statement भी false है. So both the statements are false. Okay? चलिए आगे देखते हैं. Financial market. Basically यहाँ पे match करना है. So financial market होती है market for the creation and exchange of financial assets. I think this you already know. This is the basic definition of the name of the chapter. प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं. यहाँ पे कंपनी सेल करती है सिक्योरिटीज, सो न्यू इश्यूज मार्केट. और सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, राइट. Dash is a number assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contract note. जैसे आपको पता है जो हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर है उसमें हम पढ़ते हैं कि एक यूनिक ऑर्डर कोड प्रिंटेड होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट पर
which is of course unique, मतलब सबका अलग अलग होगा, for every transaction this would be different. और कॉन्ट्रैक्ट नोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एनफोर्सेबल होता है, इस पे मेंशन होता है कितने आपने सिक्योरिटीज बाय सेल की हैं, टाइम, प्राइस, एवरीथिंग लाइक दैट. सो यूनिक ऑर्डर कोड इज असाइंड to each transaction which is printed on the contract note. ट्रेडिंग प्रोसीजर से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर आप पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर समझना चाहते हैं तो आप वो ज़रूर देखिएगा. आई वुड put the link of the video in the description box. One of the important decision areas under the marketing function of Dash is managing inventory. Okay. ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. आई थिंक आप बता सकते हो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका आंसर है. उसमें हम कंपोनेंट्स में पढ़ते हैं order processing, transportation, inventory control, warehousing. So managing inventory is actually a part of physical distribution, right? आगे देखते हैं, which of the following statements is incorrect? Providing liquidity to securities is one of the functions of stock exchange. ये तो है, liquidity and marketability. Process of holding shares in electronic form is known as dematerialization. This is also correct. SEBI performs the regulatory function of controlling insider trading and imposing penalties for such practices. No, actually this is not the regulatory function, this is the protective function. There are three functions of SEBI which you have to learn: रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव. तो उसमें प्रोटेक्टिव फंक्शन में हम पढ़ते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग को सेबी कंट्रोल करता है, और अगर कोई पकड़ा जाए कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है तो उस पर पेनल्टीज भी इम्पोज करता है सेबी. सो दिस इज नॉट द रेगुलेटरी फंक्शन, दिस इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन. तो ये हो जाती है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कैपिटल फिर भी आगे पढ़ लेते हैं. कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस. तो यस, कैपिटल मार्केट में ये सभी इंस्टीट्यूशंस भी डील करते हैं. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. वैसे इसी से आंसर पता चल जाता है. तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज की बात हो रही है. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग. तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो एक्सटेंशन है वो सोसाइटल मार्केटिंग है. बट आगे भी लाइन पढ़ लेते हैं. which apart from customer satisfaction pays attention to ethical and ecological aspects of marketing. Definitely answer है societal marketing. I would like to show you this in your book. यहाँ पे देखिए, this is a very important sentence for societal marketing concept. मतलब इसे आप की लाइन की तरह देखें. अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम और भी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे सोशल, एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, राइट? सो द आंसर इज सोसाइटल मार्केटिंग. While the product cost sets the lower limits of the price for a product, the upper limit of price which a buyer would be prepared to pay is decided by. तो जो हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, उसमें हम पढ़ते हैं कि कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो तो लोअर लिमिट सेट करेगी कि इतने पे तो कम से कम सेल करना ही है, और यूटिलिटी एंड डिमांड, मेरा जो प्रोडक्ट है वो लोगों को कितनी सेटिस्फेक्शन देता है और इसकी कितनी डिमांड है मार्केट में, दिस सेट्स द अपर लिमिट. और एक्चुअल प्राइस इज सेट समवेयर इन बिटवीन दिस, राइट? सो द आंसर इज यूटिलिटी एंड डिमांड. आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं. दिस इज एज इट इज रिटन, एंड सो दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली. हियर यू कैन सी utility provided and the intensity of demand sets the upper limit of price which the buyer would be ready to pay for your product. Okay, which of the following statements about advertising is incorrect? गलत है जो. It is a personal form of communication. ये तो बिल्कुल ही गलत है. Advertising तो impersonal होता है because there is a monologue, not a dialogue. ये paid form है definitely. मास सेलिंग टेक्निक, यस, क्योंकि इसकी वाइड रीच है. इनफ्लेक्सिबल है बिकॉज मैसेज के नॉट बी एडजस्टेड टू द नीड्स ऑफ द बायर. यस. पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, बायर के अकॉर्डिंग आप अपने मैसेज को एडजस्ट कर सकते हो, उसको जो लैंग्वेज समझ में आ रही है उस वे में बोल सकते हो, राइट? बट एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर इज दिस, कि एक्चुअली दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडवर्टाइजिंग. Arrange the steps involved in trading procedure at the stock exchange in correct sequence. तो ट्रेडिंग प्रोसीजर तो वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. इसमें से हमें
अरेंज करना है, तो ऑफ कोर्स पहले आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, फिर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, सो दिस इज फर्स्ट, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे सेकंड, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिर ऑर्डर सेटल होगा। तो आंसर होना चाहिए 2 3 4 1, 2 3 4 1, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पूछ रहे हैं नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस highlighted above which started at the planning stage itself and is implicit and inherent in all the functions of management। तो कोई ऐसी चीज जो सभी फंक्शंस के अंदर होती है, जो सभी फंक्शंस में इनहेरेंट होती है, मतलब हर फंक्शन को परफॉर्म करते हुए ये प्रोसेस का भी हमें ध्यान रखना होता है। आई थिंक इस लाइन से ही आंसर पता लग जाता है, ये तो हम लर्न करते ही हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन, दैट दिस इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ बाइंडिंग फोर्स, इट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस, राइट। फिर भी एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। Top management plans for the entire organization. According to these plans, the organizational structure is developed and staffed. In order to ensure that these plans are executed according to plans, directing is required. Any discrepancies between actual and realized activities are then taken care of at the stage of controlling. ओके सभी फंक्शंस की उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी बात यहाँ पे कर दी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग, प्लान्स हो गया, प्लानिंग, डायरेक्टिंग की भी बात कर दी है, कंट्रोलिंग की भी बात कर दी है, और कह रहे कोई ऐसा प्रोसेस जो सभी फंक्शंस का पार्ट हो, सो दैट इज डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन। वैसे ये जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ में से उन्होंने ड्राफ्ट किया है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में एनसीईआरटी में। Here it is written, the process of coordinating the activities of an organization begins at the planning stage itself. Top management plans for the entire organization. According to these plans, the organizational structure is developed and staffed. In order to ensure that these plans are executed according to plans, directing is required. Any discrepancies are then taken care of at the stage of controlling। तो देख सकते हैं as it is ये पैराग्राफ आपकी बुक से उन्होंने पिक किया है। तो आपको नेम करना है और एक्सप्लेन करना है। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में आप कुछ और बातें लिख दे, जैसे दिस इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, या कीपिंग एंड बाइंडिंग द टीम टुगेदर, एंड ऑफ कोर्स बाइंडिंग अदर फंक्शंस, इनहेरेंट इन अदर फंक्शंस। तो उसके बारे में कुछ आप बातें लिख दे। 3 मार्क्स का आपको इसमें आंसर बनाना है। ओके चलिए आगे चलते हैं। सो Mrs. Ahilya Pasi is the principal of a prestigious school in New Delhi. The school has a vacancy of a head mistress or headmaster of the junior wing of the school. The senior teachers of the school have the opinion that only internal candidates should be considered for this post. However, Mrs. Pasi and the management would like to invite applications from external sources too. Briefly explain any 3 justifications the management can provide to convince the staff for inviting applications of external candidates for the vacant post। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि कैसे हम उनको समझाएं कि एक्सटर्नल सोर्स अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप मेरिट्स बता दीजिए ना एक्सटर्नल सोर्स के, दैट्स इट। जैसे एक्सटर्नल सोर्स यूज करोगे तो वाइडर चॉइस मिलेगी, क्वालिफाइड पर्सनल मिलेंगे, फ्रेश टैलेंट आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कंपेटिटिव स्पिरिट आएगी एम्प्लॉयज में, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर से भी लोग आएंगे एंड दे माइट परफॉर्म वेल। सो यहाँ पे आप कोई भी 3 मेरिट्स लिख दीजिए एक्सटर्नल सोर्स के, राइट। So the next question is explain critical point control with respect to analyzing deviations, a step in the process of controlling. Give a suitable example. Yes, आपको पता भी है कंट्रोलिंग प्रोसेस में जो पॉइंट है एनालाइजिंग डेविएशंस, उसमें हम 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट में हम पढ़ते हैं that it is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in the organization. So better है कि कंट्रोल हम उन चीज़ों पर ज़्यादा रखें जो KRAs हैं, की रिजल्ट एरियाज हैं, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं उन पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। because if anything goes wrong at these critical points then the entire organization suffers. तो हमारा ज़्यादा ध्यान इन की रिजल्ट एरियाज पर होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप वहाँ से कोट कर सकते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है
तो लेबर कॉस्ट में 5% इंक्रीज आपके लिए ज्यादा troublesome होगा compared to let's say a 15% increase in the postal charges, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो लेबर कॉस्ट तो आपकी एक बहुत मेजर कॉस्ट होगी, तो वो अगर 5% से बढ़ जाती है ये ट्रबलसम है कंपेयर टू एक ऐसी कॉस्ट जो कभी कभी आपको इंकर करनी है, राइट। देन द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और में है, आप इसमें से एक अटेम्प्ट करेंगे, ये भी एनालाइजिंग डेविएशंस के अंडर पॉइंट होता है। इन एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग वी एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, अगर हम सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि सिर्फ वही डेविएशंस जो परमिसिबल लिमिट से भी बियॉन्ड चली जाती है वही हमें मैनेजमेंट तक लेकर जानी चाहिए, मैनेजमेंट के पास और भी बहुत काम है। तो उन्होंने बोला है कि फॉर एग्जाम्पल डेविएशंस 2% अगर होती है तो परमिसिबल है, आप अपने आप देखना, अगर 2% से बियॉन्ड चली जाती है डेविएशंस तो आप हमारे पास लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल लेबर कॉस्ट उन्होंने बोला अगर 2% से बढ़ती है या उससे कम तो ये परमिसिबल है, बट अगर वो 2% से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट है, तो आप हमें बताना। मतलब मैनेजमेंट को हम वही बातें बताएंगे या वी विल ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट ओनली दोज डेविएशंस व्हिच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, राइट। इसका भी एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, आप वहां से कोट कर सकते हैं यही कि 2% से ज्यादा है तो बताना, और अगर सिग्निफिकेंट डेविएशन है मतलब एकदम से 5% इंक्रीज हो गया लेबर कॉस्ट में तो इसमें तो और भी ज्यादा इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल दैट यू कैन गिव। 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी आपकी बुक में है, बहुत इजीली आप कह सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, माल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना है, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सेबी के, और एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना है फॉर द वेरियस पार्टीज विच आर इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल मार्केट। और पार्ट में फंक्शंस बताने हैं स्टॉक एक्सचेंज के, तो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप पढ़ के ही जाएंगे। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, pricing of securities, safety of transactions, spreading equity cult और contributes to economic growth, इसमें से कोई भी 3 आप अच्छे से explain कर दीजिए। Okay, then उन्होंने पूछा है enumerate any 4 benefits of the process by which aptitude, skills and abilities of employees to perform specific jobs are increased। तो कोई ऐसा प्रोसेस जिससे आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, जिससे आप अपनी करंट जॉब को अच्छा परफॉर्म कर सकें, दैट इज डेफिनेटली ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हम लिख देंगे, लाइक इट इंक्रीजेस द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक मेथड ऑफ लर्निंग, सो देयर इज नो हिट एंड ट्रायल, वेस्टेज इज मिनिमाइज, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फास्टर चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं वो इफेक्टिवली अडेप्ट कर सकते हैं, right? So these are the benefits that you can write, systematic learning, productivity बढ़ती है, future managers prepare होते हैं who can take over in case of emergencies, employee का morale बढ़ता है, absenteeism कम होता है, and effective response to fast changing environment, right? Okay, then name the mechanism that attempts to measure certain characteristics of individuals in the process of identifying and choosing the best person out of the number of prospective candidates for the job. So what is this process of identifying and choosing the best person? Definitely this is staffing. तो staffing के process में कोई ऐसा point है जिससे आप individuals के कुछ characteristics measure करने की कोशिश करते हो। अब स्टाफिंग के प्रोसेस में ऐसा कौन सा है, जैसे फर्स्ट पॉइंट होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन सेकंड इज सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट से आप लोगों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करने की कोशिश करते हो। फिर वो कह रहे हैं एन्यूमरेट एनी 3 ऑफ इट्स टाइप्स, मतलब सिलेक्शन टेस्ट में ही आप कोई 3 बताएं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, इसमें से कोई भी आप 3 अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट में आप इंटेलिजेंस क्वोशंट मेजर करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में वैल्यू सिस्टम मैच्योरिटी लेवल मेजर करते हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट आर वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट। और जैसे ट्रेड टेस्ट में आप एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज टेस्ट करते हैं, तो कोई भी 3 टेस्ट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए, राइट।
So the next question is, state any four barriers to communication which are concerned with problems and obstructions in the process of encoding and decoding of the message into words or impressions. Now, barriers to communication topic actually was deleted for the past 2 years, but this time it has come back again. So it becomes important क्योंकि 2 साल के बाद ये topic आ रहा है. Okay. सो जैसे 4 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स की. पॉप्स से हम याद रख सकते हैं, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक. तो ये जो बैरियर है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एनकोडिंग एंड डीकोडिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स और इम्प्रेशंस, ये रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है. सो दिस इज सिमेंटिक बैरियर. अब सिमेंटिक बैरियर्स में आपको कोई भी 4 अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं. So you can talk about badly expressed message, जिसमें हम कहते हैं omission of needed words, usage of wrong words or inadequate vocabulary. Then you can talk about faulty translation, where if the translator is not proficient with both the languages, then problems may creep in. Symbols with different meanings, unclarified assumptions, technical jargon or body language and gesture decoding. So I've made a separate video explaining all the barriers to communication with proper examples. So do watch that for more clarity. ऑप्शन में ही वो पूछ रहे हैं, स्टेट एनी 4 बैरियर्स विच आर रिलेटेड टू अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज या स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं. तो इसमें पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, wherein we talk about if there is a company with highly centralized pattern, then it may not encourage free flow of communication. You can talk about rules and regulations, organization structure, status और organizational facilities. Okay, आगे देखते हैं. इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं, identify and briefly explain the incentives being given by the organization to the employees. So incentives आपको पता है financial या non financial होते हैं. देखते हैं इसमें वो किसकी बात कर रहे हैं. In Sarthak Steel, several initiatives have been taken to further improve the motivation levels of employees. मोटिवेशन के लिए ही हम इंसेंटिव्स देते हैं थ्रू डिजाइनिंग द जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट. तो ये भी मैं जैसे क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ, काम को इतना इंटरेस्टिंग बना दो दैट योर जॉब इटसेल्फ सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. अलग अलग वेराइटी ऑफ काम हो सो दैट पीपल डू नॉट गेट बोर्ड. तो ये होता है जॉब एनरिचमेंट. काम को इतना इंटरेस्टिंग बना दो दैट वो खुद ही एक मोटिवेशन हो आपके लिए. Providing certain stability about future income and work, ये हो जाता है job security, which is again one of the non-financial incentives. Providing fringe benefits like housing, medical aid, etc. इसमें हम बात करते हैं perquisites, और ये होता है एक financial incentive. Then allotment of shares, this is very important. Co-partnership और stock option, जिसमें हम अगर आप एक defined period तक काम करोगे कंपनी के साथ तो आपको मिलेंगे कंपनी के शेयर्स एट लेस देन मार्केट प्राइस. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव. ये आपका एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है. तो इसमें 2 नॉन फाइनेंशियल है, 2 फाइनेंशियल है. यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल 4 ऑफ दीज. देन स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन. तो फाइनेंशियल डिसीजन 3 होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजन. दैट इज कंसर्न विद रेजिंग ऑफ फाइनेंस यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग. अगर मैं देखो फाइनेंशियल डिसीजंस 3 होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड. फाइनेंसिंग इस पैसे कहाँ से उठाएं, कहाँ से रेज करें फंड्स. इन्वेस्टमेंट इस पैसे कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे इन्वेस्ट करें. और डिविडेंड डिसीजन इस की प्रॉफिट्स में से कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना रिटेन करें. राइट. तो ये हमारा हो जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन के जो फैक्टर्स हैं लाइक कॉस्ट, रिस्क, कंट्रोल कंसिडरेशंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट. राइट. फिर यहाँ पे आपको लग सकता है अगर दे आर टॉकिंग अबाउट द मिक्स ऑफ ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, वी कैन ऑल्सो perhaps talk about the factors affecting the choice of capital structure, because that is when we decide कि हमें कितने शेयर होल्डर्स फंड्स यूज करने चाहिए और कितने बोरोड फंड्स. तो जो मार्किंग स्कीम है सीबीएसई ने जो आपको की दी है आंसर की, उसमें उन्होंने दोनों से आंसर दिया हुआ है और बच्चे ने जो भी लिखा होगा वो सही होगा, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों ही बन रहे हैं. या कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर लो या फाइनेंसिंग डिसीजन. अब कैपिटल स्ट्रक्चर के जो फैक्टर्स हैं जैसे डेट सर्विस कवरेज रेशो, कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट, अगेन कंट्रोल कंसिडरेशंस, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया इन वन ऑफ माय वीडियोस विच इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो. एक एक पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया. तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो. आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.
तो इसमें आप इनमें से किसी के भी 4 फैक्टर्स को अच्छे से लिख दीजिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. So this question is like a numerical from your chapter called Financial Management. Let me tell you, मैंने एक dedicated video बनाया हुआ है आपके लिए जिसमें मैंने सारे possible numerical questions जो भी बन सकते हैं इस chapter में से वो discuss किए हैं. Do watch that video for more knowledge. Krish Limited is in the business of manufacturing and exporting carpets and other home decor products. It has a share capital of 70 lakhs at the face value of rupees 100 each. The company is considering a major expansion of its production facilities and wants to raise rupees 50 lakhs. The finance manager of the company, Mr. Prabhakar, has recommended that the company can raise funds of the same amount by issuing 7% debentures. तो ये जो 50 lakhs हैं ये हमें डेट से रेज करने चाहिए. This is what Mr. Prabhakar has recommended. Given that EPS of the company after expansion is rupees 35 and tax rate is 30%, did Mr. Prabhakar give a justified recommendation? Show the working. Now let me tell you champs, इस question को आप दो तरीके से कर सकते हैं. One is like you have been given the EPS after expansion, तो आप before expansion EPS निकालने की कोशिश करो. I'll tell you how, and then you can compare and say कि decision सही था या नहीं. और सेकेंड तरीका है कि आप इसे फाइनेंशियल लेवरेज के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो जिसमें आप ROI और कॉस्ट ऑफ डेट को कंपेयर करके बताते हो कि हमें डेट रेज करना चाहिए, डेट से पैसा रेज करना चाहिए या नहीं. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे बनाए हुए हैं, आपको अगर डिटेल में समझना है वहाँ से देख सकते हैं. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आफ्टर एक्सपेंशन EPS है ₹35 अर्निंग पर शेयर दैट यू नो. तो हमें पता है जैसे EBIT में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिर आता है हमारे पास EBT, फिर हम माइनस करते हैं टैक्स, फिर हमारे पास आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसे हम डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ शेयर्स और देन वी गेट EPS, राइट? अब EPS वो हमें बता रहे हैं दैट इज 35 रुपीज अर्निंग पर शेयर. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, जैसे 70 लाख की तो शेयर कैपिटल थी ऑलरेडी और 100 एक शेयर की फेस वैल्यू है. तो 70 लाख रुपीस के शेयर्स हैं और एक शेयर 100 रुपीस का है. तो कितने शेयर्स हो जाएंगे, 70,000. यानी हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा 70,000 से अर्निंग आफ्टर टैक्स को, तब ये आया होगा, राइट? नाउ हम ये भी कह सकते हैं कि EBT जो भी होगा ना उस पे 30% टैक्स लगा होगा, फिर ये आया होगा आपका EAT दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स. तो अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन हो जाती है जिसकी मदद से हम ये EBT फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड इंटरेस्ट भी हमें पता है 7% ऑफ 50 lakhs, क्योंकि 50 lakhs डेट से रेज किया है तो 50 lakhs का 7% हो जाता है 3,50,000, राइट? तो अब ये हम कैसे फाइंड आउट करें, इट्स नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली. देखो x माइनस 30% ऑफ x जो भी आएगा उससे जब हम डिवाइड करेंगे 70,000 से तो 35 आना चाहिए, राइट? तो यहाँ से हम x नहीं फाइंड कर सकते क्या? वी कैन डू दैट, जस्ट सॉल्व इट नॉर्मली. दिस इज 24,50,000 और ये हो जाता है हमारा जैसे 0.30. You can also say 0.70x is 24,50,000. So x would be 24,50,000 divided by 0.7. So ये हमारा x आ जाएगा जो हमने assume किया था to be earning before tax. This comes out to 35 lakh. ठीक है, अब 35 लाख अगर ये है तो you can find this. कोई वैल्यू बताओ जिसमें से जब 3,50,000 माइनस हुआ होगा तो 35 लाख आया होगा. तो वी कैन वेरी मच से दिस वुड बी 38,50,000, राइट? तो ये हमारा आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब इसका करना क्या है, आई विल टेल यू. यहाँ पे देखो आपको पता है कि अगर ROI इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट तो ये होता है फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, और इस केस में डेट से पैसा उठाना सही है, उससे EPS आपका इंक्रीज होगा. ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए फ्रॉम दिस चैप्टर. और अगर ROI कम है कॉस्ट ऑफ डेट से तो डेट से पैसा रेज करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इससे EPS कम हो जाएगा.
तो अब हम चेक करते हैं कि इस सिचुएशन में क्या आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है या कम है। देखो कॉस्ट ऑफ डेट तो हमें पता ही है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू हैव टू पे ऑन द डिबेंचर्स विच इज 7%, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट, राइट। अब आरओआई कैसे निकलता है? आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना पैसे आपने कमाया है डिवाइडेड बाय जितना पैसा आपने लगाया था इनटू 100 विल गिव यू आरओआई। तो मैंने कमाया है दिस EBIT, you have studied the formula for ROI, EBIT divided by total investment into 100। तो मैंने कमाया है 38,50,000 आउट ऑफ जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस में, 70 लाख की तो कैपिटल और 50 लाख का डिबेंचर्स, तो टोटल हो गया 120 लाख और 1 करोड़ 20 लाख into 100। यहाँ से आपको ROI मिलेगा विच इज 32.08%। तो देखो ROI इज मच मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये डेफिनेटली एक फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज की सिचुएशन है जहां पे ज्यादा पैसा डेट से रेज करना इज अ गुड डिसीजन। इससे EPS आपका बढ़ेगा। तो जो मिस्टर प्रभाकर है फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी वो सही है, because here the ROI is more than cost of debt. Here the company can make use of trading on equity, use more debt to increase EPS. Okay. एक और तरीका है जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे आप बिफोर एक्सपेंशन की वैल्यूज अपने आप निकालने की कोशिश करें कि उस केस में EPS कितना था। तो अगर EPS बढ़ा है तो हम कहेंगे इट्स अ गुड डिसीजन, जो कि ऑब्वियसली बढ़ा ही होगा बिकॉज हमने एक बार तो कंक्लूजन फाइंड आउट कर लिया है ना। तो आप EBIT यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो? जैसे प्रोपोर्शनेटली कि 38,50,000 का मैंने अर्निंग किया जब मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे मैं कितनी अर्निंग करूंगी जब मैंने सिर्फ शेयर कैपिटल लगाई हुई है 70 लाख रुपीज की। तो लाइक यूनिटरी मेथड से यू कैन फाइंड दिस कि 38,50,000 मैंने अर्न किए हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपीज लगा के, तो 70 लाख लगा के मैंने कितने अर्न किए होंगे, एंड देन यू कैन प्रोसीड एंड ट्राई टू गेट द EPS जो कि डेफिनेटली कम होगा और ये ज्यादा होगा। देन फाइनली वी कैन कंक्लूड इज कि ये डिसीजन अच्छा है, राइट। तो आप वैसे भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। सो हियर वी हैव टू टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ये क्वेश्चन है, Mayank purchased a pack of chocolates of a renowned brand for his daughter from a shop in the nearby market. After consuming the chocolates, his daughter fell sick. He filed a case with the district forum against the renowned brand. He lost the case because of a mistake that he could not provide proof of purchase. What should be kept in mind by a consumer while purchasing, using, and consuming goods and services apart from avoiding the mistake committed by Mayank in order to enable him or her to achieve the objective of consumer protection? Enumerate any 4 points. तो आपको पता है कंज्यूमर के राइट्स तो होते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, जिम्मेदारियां भी होती है। आपको कैश मेमो लेना चाहिए था, आपको प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन लेना चाहिए था, बट अगर वो हमें मेंशन यहाँ पे नहीं करना जैसे आंसर में, हमें कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए एज अ कंज्यूमर। सो देयर आर सो मेनी गिवन इन योर बुक, लाइक रीड द लेबल्स केयरफुली, learn about the risks associated with the product, then respect the environment and avoid littering, buy only standardized goods, then be aware of various goods and services available in the market, assert yourself to ensure that you get a fair deal. So many points are there, you mention any 4. Okay, अब 6 mark का question है ये, briefly explain any 3 of the following techniques। तो 4 में से कोई 3 बतानी है तो आप समझ सकते हो कि 2 marks का हो गया 1 point। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज गिवन बाय FW टेलर, तो ये तो आप ऑफ कोर्स पढ़ के जाएंगे। वी ऑल नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड स्टडी, वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ job, right from procurement of raw material till the final product is delivered to the customer, every activity is a part of method study। इसमें आप असेंबली लाइन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप, दैट द रोल ऑफ अ फोरमैन इज सो इम्पॉर्टेंट that this person should have a lot of qualities, but since a single person does not have so many qualities, so Taylor recommends appointing 8 specialists। Standardization, uniformity in production, having a standard for machinery, product, quality। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जो वर्कर स्टैंडर्ड या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको पर यूनिट डिफरेंट रेट मिलेगा वेजेस का, और जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसे पर यूनिट
डिफरेंट रेट मिलेगा वेजेस का. सो यू एक्सप्लेन दीज. ब्रीफली एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग. तो ऑप्शन में आपको हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स गिवन है. यूनिटी ऑफ कमांड, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी subordinate. Equity, no discrimination on the basis of sex, caste, color, creed, nationality, etc. Remuneration, at least give them a reasonable standard of living. इतना तो उन्हें remuneration मिलनी ही चाहिए. Initiative is encourage suggestions from employees. Workers should be encouraged to develop and carry out plans for improvement, right? So ये सारी बातें आप लिख सकते हैं. All right, moving on. So the pros and cons of each alternative need to be weighed. Name and briefly explain the logical steps in the process of planning which are followed by a manager before performing the step highlighted in the above statement. तो आपको पता है steps in the process of planning, very simple: setting objectives, developing premises, identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses of action, selecting an alternative, implementing the plan, follow up action. तो ये होता है जब हमें प्रोज एंड कॉन्स हर अल्टरनेटिव के देखने हैं. सो दिस इज डेफिनेटली इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. तो इससे पहले के पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं. 6 मार्क का क्वेश्चन है. तो इससे पहले आता है जैसे आइडेंटिफाइंग alternative courses of action, उससे पहले developing premises और उससे पहले setting objectives. But better to write like this: setting objectives, developing premises and identifying alternative courses of action. हर point आपका 2 marks का हो जाता है तो उसके according आप लिखेंगे. Option में देखते हैं, briefly explain the next 3 steps in the process of planning again, which the manager will have to follow after using conjecture about what might happen in the future. तो developing premises की यहाँ पे बात हो रही है. Making assumptions about the future, having a conjecture about what might happen in future. This works as the base material upon which plans are drawn up, right? तो इसके आगे के 3 steps बताने हैं developing premises के आगे के. So we will write identifying alternative courses of action, evaluating and selecting an alternative. Again 2 mark का 1 point हो गया. तो अच्छे से आप बताएंगे. Okay. Next question में है, by quoting the lines given above, identify and briefly explain the benefits of the concept discussed above. Now concept तो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी main heading हो सकती है पूरी book में. ज्यादातर concept हो सकता है कुछ coordination से related हो, decentralization या delegation से related, but वैसे कोई भी main heading हो सकती है. तो एक बार पढ़ के ही पता लगेगा. Of course, Jojo and Jojo is a company known for its consumer business of baby oil and bandages, but many people do not know that the company also runs a medical device and diagnostics business as well as a pharmaceutical company. With more than 180,000 employees worldwide, the company has chosen to share decision-making authority with lower levels and place it to the nearest to the point of action. I think अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपको यहीं से पता लग जाएगा किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है. जब आप डिसीजन मेकिंग को पुश डाउन करते हो टू वेरियस लेवल्स, दिस इज डेफिनेटली डिसेंट्रलाइजेशन. Therefore, the response does not take time. This propagates the belief that people are competent, capable, and resourceful, and who can get a chance to prove their abilities. ये तो पक्का पक्का मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है. दिस लाइन तो you have to memorize for decentralization. कि हमारे नीचे जो लोग हैं, अगर हमें लगता है बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत समझदार हैं, केपेबल हैं, तो हम उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज दे सकते हैं. And enables the company in identifying those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders so that the checking required on decisions taken by lower levels of management is the least. This makes it possible to evaluate performance at each level, and each department can be individually held accountable for their results. Now let me tell you, नॉर्मली वो क्वेश्चन में पूछते हैं कॉन्सेप्ट बताओ कौन सा और उसकी इंपॉर्टेंस लिख दो. बट यहाँ पे ना उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट भी खुद ही आप सोचो और लाइंस कोट करके इसके बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करो. यानी इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हमें अब खुद से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे लाइंस को देख के. तो आपको इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन की. सो लेट मी शो यू फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. जैसे यहाँ पे लिखा था कि डिसीजन लिया जाना चाहिए नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन, इससे रिस्पॉन्स में कम टाइम लगेगा. दिस इज क्विक डिसीजन मेकिंग. क्विक डिसीजन मेकिंग एज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ योर दिस कॉन्सेप्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग. तो हम यहाँ पे यही वाली लाइन मार्क कर देंगे, नियरेस्ट टू द पॉइंट्स ऑफ एक्शन,
response does not take time, right? उसके बाद then the next one, ये वाली जो लाइन है ये किसी इंपॉर्टेंस के पॉइंट में नहीं है, ये इंट्रोडक्शन में है डिसेंट्रलाइजेशन के. बट आगे देखते हैं. Who can get a chance to prove their abilities? तो prove their abilities ऐसा कुछ आप पढ़ते हैं क्या कहीं पे? Yes, you study about this here. Decentralization gives them a chance to prove their abilities and creates a reservoir. तो इस लाइन से हम कह देंगे that this is this importance, develops managerial talent for the future. Then, and enables the company in identifying those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders so that checking required. Okay, dynamic leaders वाला point यहाँ पे आप देख सकते हो. Helps to identify those executives who have the potential to become dynamic leaders. So we'll write develops initiative among subordinates वाला point यहाँ पे आ गया. And this is also easy. This makes possible to evaluate performance at each level and each department here, so that they can be individually held responsible for the results. So this is better control. तो यहाँ पे जैसे हमें 4 points मिल गए, 6 marks का question है, तो 1.5 mark for each point, right? अच्छे से explain करेंगे, अच्छे से importance पढ़ के जानी है, delegation की भी, decentralization की भी, इतने अच्छे से कि उसके अंदर के पॉइंट्स भी हम समझ सके, आइडेंटिफाई कर सके that this is the importance that the question is talking about, right? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताना है. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग which the firm will be involved in apart from the above mentioned ones it's already performing. अब ये क्या चीज़ है, activities of marketing क्या होती है? एक्चुअली ये functions of marketing होते हैं. कहाँ से हमें पता लगेगा? देखो यहाँ पे इसी टाइप की लाइन लिखी हुई है. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, ये है. तो एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग में आप फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की बात करेंगे. अब वो कह रहे हैं कि जो ऊपर मेंशन है उनके अलावा आप कोई बताएं एक्टिविटीज, 4 बतानी है. तो देखें क्या क्या मेंशन है ऊपर. Choco Limited offers a wide variety of chocolate products. It has an action program of not selling its products by their generic name but under different names like Choco Silk Bar, Choco Munchie and Choco Crunchy, etc. for different customer segments. All these names have great popularity and acceptability in the markets. So don't you think they're talking about branding? Yes. As a company policy, the products were offered at reasonable and affordable prices for targeting a mass customer base. So they are talking about pricing of product, again, one of the functions of marketing. During the festive season of the company launched a massive promotional campaign to increase its revenue and achieve its communication objectives. The company introduced free gifts to the customers. Here they are talking about promotion, which is again one of the functions of marketing. Their on-ground sales team delivers the product not only to the departmental stores but also to small shops so that all segments of customers can easily get the products. So from the place where they are produced to the place where they are required by the customer, तो ये हो जाता है physical distribution. Physical distribution cover हो गया, one of the functions of marketing. They also provide information and support services to customers to ensure repeat sales. ये हो जाता है customer support services, again one of the functions. तो इन्हें छोड़कर आप कोई भी 4 एक्सप्लेन करो जो कि मुश्किल नहीं है, because we have total 14 functions. हमने इसका निमोनिक भी बनाया हुआ है. गुड मॉर्निंग, कॉफी पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिजनेस स्टडीज पढ़ो, सो जाओ. दिस इज द निमोनिक दैट वी हैव मेड. जैसे गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, CSS, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्राइसिंग, प्रमोशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. तो इसमें से ये छोड़कर आप कोई भी 4 बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए. 1.5 मार्क का ईच पॉइंट होगा एंड दैट्स इट. राइट मैम. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू एनालाइज. ओके, अगर हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे. मैंने बहुत से ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं आपके लिए.
ज़रूर आप देखिएगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प. सो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, और मैं आपसे मिलती हूँ अब अगले वीडियो में.